ये कहानी उमनगढ़ गांव की है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ की गलियां सुबह जितनी सुंदर और हरी भरी दिखाई देती हैं, रात होते ही उतनी ही ज्यादा डरावनी लगने लगती हैं। अरे भाई, समय तो देखो। शाम के 6 बजने वाले हैं। 6 बजने से पहले घर पहुंचना होगा, वरना। लोग कहते थे कि ये सारी डरावनी बातें और घटनाएं उस पुराने खंडहर ढाबे से जुड़ी हुई हैं, जो गांव के बीचों बीच स्थित था। एक दिन दोपहर के समय हेमा और उसका बेटा मुन्नू स्कूल से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में वो खंडहर ढाबा आ जाता है। मुन्नू ढाबे की तरफ देखकर कहता है, माँ, सुनती हो, ये ढाबा ऐसा क्यों हो गया है? मुन्नू, खबरदार अगर तूने उस तरफ एक बार भी देखा तो शांति से आगे देख और चलते रह। हे भगवान बचा लो, चल चल जल्दी चल। हेमा मुन्नू को तुरंत वहां से घर ले आती है, मगर रात होते ही मुन्नू को बहुत तेज बुखार आ जाता है। हे भगवान, मैंने इस लड़के को मना किया था कि वहां मत देखना, मगर ये मेरी बात सुनता ही कहाँ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ही कुछ करो मुन्नू के पापा। अब हमारे मुन्नू को भगवान ही बचा सकते हैं। हे प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए। दिन ब दिन गांव में ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं, कभी किसी बच्चे के साथ तो कभी किसी बड़े के साथ। अरे भाई, सुनते हो? आजकल गांव में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे गांव के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ किशोर भाई, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी कह सकते हैं। काम करते हैं, हम सारे गांव वालों को लेकर सरपंच जी के पास चलते हैं। हाँ किशोर भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो चलो चलते हैं। किशोर और उसका दोस्त सारे गांव वालों को लेकर सरपंच जी के पास जाने लगते हैं। सरपंच जी के घर पहुंचने के बाद किशोर कहता है, सरपंच जी, हमें आपकी जरूरत है। तभी सरपंच किशोर की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ किशोर, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे यहाँ आने का कारण। जब आपको सब पता है तो आप शांत कैसे बैठ सकते हैं सरपंच जी? हाँ सरपंच जी, आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। तभी पीछे से एक बाबा वहां से गुजरते हुए कहते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता, और ये तो बस शुरुआत है। इस पूर्णिमा की रात उमनगढ़ की आखिरी रात होगी। बाबा, अब आप ही हम सबकी मदद कर सकते हैं। कोई तो उपाय होगा ना बाबा? है तो, लेकिन इसमें जान जाने का खतरा है। किसी को उस ढाबे को फिर से चालू करना पड़ेगा। और हाँ, सिर्फ चालू करने से बात नहीं बनेगी। जो भी वो ढाबा चालू करेगा, उसे एक रात उस ढाबे में गुजारनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही पूरे गांव में मौन और डर का माहौल बन जाता है। सभी लोग निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब सिर्फ 7 दिन ही गांव वालों के पास बचे थे। हेमा, सुनती हो? अब पूर्णिमा आने में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और गांव वालों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये काम करेगा। हाँ मुन्नू के पापा, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बाहर से गांव में राजेश और उसकी बीवी नीलम आते हैं। ये गांव उनके लिए पूरी तरह से अनजान था। सुनती हो, मुझे उम्मीद है कि इस गांव में तो मुझे काम मिल ही जाएगा। तुम चिंता मत करना। भगवान करे जैसा आप कह रहे हो वैसा ही हो। दोनों बिना देर किए सीधे सरपंच जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हम इस गांव में नए हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो हमें रहने की जगह मिल जाती। हाँ जरूर, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, पर सरपंच ये कहकर सोच में पड़ जाता है। क्यों ना मैं इसी राजेश को ही बलि का बकरा बना दूं और उसे उस ढाबे में भेज दूं। इससे मेरे पूरे गांव में नाम भी बन जाएगा। क्या हुआ सरपंच जी? कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि तुम्हें कौन सा घर दूं। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें ऐसा घर दे रहा हूं जहां तुम रह भी सकोगे और अपना धंधा भी कर सकोगे। धन्यवाद सरपंच जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा। इतना कहते ही सरपंच उन्हें गांव के बीचों बीच स्थित उस खंडहर ढाबे में भेज देता है। देखा नीलम, मैंने कहा था ना कि इस गांव में हमें कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। और देखो, रहने की जगह भी मिल गई। हाँ ये तो है, पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। दोनों उस ढाबे के ठीक सामने आ जाते हैं, जहां से लोग गुजरने से भी डरते थे। अच्छा, तो यही है वो ढाबा। काफी खंडर हो गया है,
पर कोई बात नहीं, हम इसे फिर से नया बना देंगे। अरे जी, इसे देखकर ही डर लग रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। चुप हो जाओ, तब से देख रहा हूं, ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। इतनी मेहनत से ये जगह मिली है और ऊपर से तुम ये सब बातें लेकर बैठी हो। इतना कहते ही दोनों अंदर चले जाते हैं। दोनों देखते हैं कि ढाबा अंदर से और भी ज्यादा डरावना लग रहा है, मगर हिम्मत जुटाकर वे दोनों सफाई करने में लग जाते हैं। ये सारा नज़ारा गांव वाले बाहर से देख रहे थे। सरपंच जी, ये लोग कौन हैं जो इतने निडर हैं? किशोर, जो अंदर है वो मेरा बेटा है। मैंने सिर्फ इस गांव की भलाई के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया है। सरपंच बड़ी चालाकी से झूठ बोल देता है और सबके सामने महान बन जाता है। सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। तब तक राजेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों मिलकर उस ढाबे को फिर से सुंदर बना देते हैं। शाम के 5 बज रहे थे। राजेश आस लगाए बैठा था कि गांव के कुछ लोग आएंगे, मगर कोई भी नहीं आता। कोई आ क्यों नहीं रहा है जी हमारे ढाबे पर? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है नीलम, ऐसा क्यों हो रहा है। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो लोग आएंगे ही। पर दोनों इस बात से अनजान थे कि आज की रात उमनगढ़ गांव की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। शाम की 6 बज जाते हैं। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। राजेश और नीलम इस आस में बैठे थे कि कोई तो आएगा। चलो जी, अब कोई आने वाला नहीं है, मैं तो अंदर जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। नीलम घर के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद अचानक नीलम की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। बचाओ! अरे क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? कोई जवाब न मिलने पर राजेश तुरंत भागकर घर के अंदर आता है। तभी पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो ढाबा फिर से खंडर में बदल जाता है। मुझे पता है कि यहीं कोई है जो नहीं चाहता कि ये ढाबा खुले। कौन है? सामने आओ। अब तू समझ ही गया। मैं तो तुझे मेरे ढाबे में घुसते ही मार देती, लेकिन तू मेरी मदद कर सकता है, इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। कैसी मदद? ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी और मुझे जाने देना होगा। बड़ा दिमाग लगा रहा है रे तू। जी तो कर रहा है कि यही तुझे खा जाऊं, पर ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी। अब ले, सबसे पहले ये खाना खा। क्योंकि मैं इस खंडहर से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए तेरी मदद से यहाँ से निकलूंगी और अपना बदला लूंगी। राजेश बिना कुछ सोचे समझे खाना खाने लग जाता है। खाना खाते ही राजेश के अंदर वो चुड़ैल प्रवेश कर जाती है और वो ढाबे से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही चुड़ैल राजेश के अंदर से निकल जाती है और कहती है, राजेश, इस गांव के जो सरपंच हैं, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। उन्होंने मेरे ढाबे को आग लगा दी और उसी आग में जलकर मेरी मौत हो गई। मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुनते ही राजेश तुरंत भागकर पुलिस को लेकर सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच को पुलिस के हवाले कर देता है और गांव डर और आतंक से मुक्त हो जाता है और फिर से गांव का ढाबा खुल जाता है और उस औरत की आत्मा को शांति मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टुनमुन कहानी को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।